औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ुल जलाली वल इकराम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज नेक्स्ट टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो समझाना चाहती हूँ कि इनके जब कॉन्सेप्ट आप समझेंगे तो आपको नेक्स्ट टॉपिक के समझने में ज़्यादा आसानी होगी। अब कुछ चीज़ें या कुछ टर्म्स आगे ऐसी आएंगी जिनके पीछे ग्रीक या लैटिन जो है वो प्रीफिक्सेस लगा लिए जाते हैं। अगर आपको उनका मतलब आता होगा तो आप आसानी से उनको समझ लेंगे। फॉर एग्जांपल वन के लिए ग्रीक में जो है मोनो इस्तेमाल किया जाता है और लैटिन में यूनी इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको साइंसेज में खास ज़्यादातर बायोलॉजी में और केमिस्ट्री में भी टर्म्स के नीचे ये प्रीफिक्सेस नज़र आएंगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि अगर इसके पास मोनो हो, अगर प्रीफिक्स लगा हो किसी वर्ड के नीचे तो इसका मतलब होता है वन, डाई लगा हो या बाय लगा हो तो इसका मतलब होता है टू, ट्राई हो तो थ्री, इसी तरह टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टो, इनिया, डेका। ये अगर आपको प्रीफिक्सेस याद हो तो आपको आगे टर्म्स को समझने में आसानी होगी। तो आपको अगर बाय, ट्राई, टेट्रा का मतलब आता होगा तो आप इन टर्म्स को आसानी से समझ लेंगे। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें और इन सबको आप याद कर लें कि 1 to 10 ग्रीक में 1 to 10 को क्या कहते हैं लैटिन में, क्योंकि ज़्यादातर टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो ग्रीक और लैटिन वर्ड्स यूज़ होते हैं। तो जिस वर्ड के पीछे ये प्रीफिक्सेस लगे हों तो आपको समझ जाना चाहिए कि उनमें बाय, डाई का क्या मतलब होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने पीरियोडिक टेबल की तरफ से दोबारा से। तो पीरियोडिक टेबल में आप देखें, मैंने आपको कहा था कि 8 ग्रुप में उसको डिवाइड किया गया है। तो बीच में हाँ आप डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को फिलहाल इग्नोर कर दें। आप ग्रुप्स में देखें, ग्रुप्स में ये हम बीच में से डी ब्लॉक को छोड़ देते हैं। हम ग्रुप्स को देखते हैं कि कितने ग्रुप्स हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था, ये हमने पीरियोडिक टेबल खुद बनाया था, इनके ऊपर एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं। 8 ग्रुप हैं, ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं इनको ग्रुप्स कहते हैं। तो कितने ग्रुप्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। जितने भी ग्रुप्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर ग्रुप के एलिमेंट्स के जितने एटम्स होंगे उनके लास्ट शेल में या आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जितना उनका ग्रुप का नंबर होता है। फर्स्ट ग्रुप के सारे ये जितने एलिमेंट्स हैं इनके लास्ट शेल में या वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे के वैलेंस शेल में 2 होंगे, तीसरे के 3, चौथे के 4, पांचवें के 5, इसी तरह आठवें के जो है वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये एलिमेंट्स के एटम की टेंडेंसी है कि 8th ग्रुप जो है उसके तो एलिमेंट्स के एटम के तमाम एटम जो हैं वो उनका जो है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन बाकी के भी ये चाहते हैं कि उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो इस चीज़ को जो आपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहते हैं स्वाई हाइड्रोजन के, क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट शेल में होगा तो एक शेल को कंप्लीट करने के लिए 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जब उसके पास आ जाएंगे तो उसका शेल कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको डुप्लेट रूल कहते हैं। क्या कहते हैं जी? डुप्लेट रूल। जो अभी मैंने बताया था ना कि 2 को जो है वो लैटिन में डू कहते हैं, तो ये डुप्लेट रूल है। अगर बाकी के हाइड्रोजन के अलावा बाकी के जितने एटम्स हैं वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करते हैं तो इसको ऑक्टेट रूल कहते हैं। क्या कहते हैं जी? ऑक्टेट रूल। अब 8th ग्रुप जो है उसका तो कंप्लीट है, वो तो खुश है, उसको ना किसी से लेना है ना देना है, इसीलिए वो किसी भी एटम के साथ रिएक्ट नहीं करता, किसी के साथ रिलेशन नहीं रखता। बाकी के क्या करते हैं कि अपने लास्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए किसी से या तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं या देते हैं या फिर एक दूसरे के साथ कंप्लीट उनकी शेयरिंग हो जाती है। जैसे फर्स्ट ग्रुप में इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट शेल में जितने 1 इलेक्ट्रॉन है, और 7th के पास जो है 7 है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए 1 चाहिए होता है। तो ये क्या करता है, 1 जो है वो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट से ले लेता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे सोडियम है, तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं जी? सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? वहां पे देख रहे हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर है जी 11। अब सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर है, इसका हम जो है वो बनाते हैं एटॉमिक नंबर है ये एटम और ये इसका एटॉमिक नंबर है। इट मीन्स कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 11। जितने जो एटॉमिक नंबर होगा उसमें उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर हम इसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कुछ यूं होगी,
اس میں پروٹونز کے یہ نیوکلیس ہے جی، پروٹونز بھی 11 ہوں گے کیونکہ پروٹونز اور نیوٹران ایکول ہوتے ہیں، پروٹون اور الیکٹران ایکول ہوتے ہیں، نیوٹران اس میں 12 ہوتے ہیں۔ اب اس کے 11 جو ہیں وہ اس طرح اس کی شیل ہم بناتے ہیں۔ فرسٹ شیل میں کتنے الیکٹران آتے ہیں جی؟ 2، تو 2 فرسٹ شیل میں آگے۔ سیکنڈ شیل میں کتنے الیکٹران آتے ہیں؟ 8، ٹوٹل کتنے ہو گئے جی؟ 10۔ تو میں صرف یہاں پہ 8 لکھ دیتی ہوں تاکہ ٹائم جو ہے وہ ویڈیو کا کام لگے۔ یہ 8 الیکٹران ہو گئے۔ اب تھرڈ میں کتنے باقی بچ گئے؟ 2 فرسٹ میں، دوسرے میں جو ہے وہ 8 آ گئے۔ چلے ہم الیکٹران بنا دیتے ہیں کیونکہ 8 جو ہے وہ سرکل ہی لگ رہا ہے۔ 2 2 4 6 7 اور 8 ہو گئے۔ اب 10 پورے ہو گئے، اب 1 باقی بچتا ہے، تو اس کے لاسٹ شیل میں کتنے ہوں گے جی؟ 8 آ جائیں گے، 1 آ جائے گا لاسٹ شیل میں۔ یہ 1 الیکٹران اس کا جو اب یہ کیا کرے گا جی؟ یہ فرسٹ ہے تو اس کا یا تو یہ 7 لے گا تو پورے ہوں گے، یا 1 دے گا تو پورے ہوں گے۔ تو اس کے لیے آسان یہی ہے کہ یہ اپنا 1 الیکٹران جو ہے وہ لوز کر دیتا ہے۔ تو جب یہ اپنا 1 الیکٹران لوز کر دے گا تو یہ اس کو کلورین، ہم یہاں سے اگزامپل لے لیتے ہیں۔ کلورین کا جو ہے وہ اٹامک نمبر کیا ہے جی؟ کلورین کا اٹامک نمبر ہے 17۔ تو اس میں نمبر آف الیکٹرانز کتنے ہیں؟ 17۔ اب اس کا اگر ہم بنائیں تو فرسٹ شیل میں کتنے آئیں گے جی؟ فرسٹ شیل میں کتنے آتے ہیں؟ 2۔ سیکنڈ شیل میں اس کے کتنے آ جائیں گے؟ 8۔ اور تھرڈ شیل میں اس کے کتنے آ جائیں گے جی؟ 7۔ اب یہ 7 ہے، اس کو 1 چاہیے، تو یہ 7 جو ہے یہ یہاں سے لے لیتا ہے، یہ +1 کر دے، اس کے 8 ہو گئے۔ تو جب یہ 1 الیکٹران لوز کر دے گا تو باقی اس کے کتنے بچیں گے؟ 10۔ جب یہ 1 الیکٹران لوز کر دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے پروٹون تو اس کے 11 ہی رہیں گے، لیکن الیکٹران اس میں 10 رہ جائیں گے۔ تو جب 10 الیکٹران رہ جائیں گے، پروٹون ایک زیادہ ہو جائے گا، تو پروٹون کے اوپر پازیٹیو چارج ہوتا ہے، الیکٹران کے اوپر نیگیٹو، تو ایک پازیٹیو چارج زیادہ ہو گیا، اس لیے ہم اس کو لکھتے ہیں +1۔ اس نے 1 الیکٹران لوز کیا تو اس کے اوپر +1 چارج آ گیا۔ کلورین کے جو ہے کتنے 17 الیکٹران تھے، جب اس نے 1 لے لیا تو اس کے اوپر کتنے ہو گئے جی؟ 18 الیکٹران۔ 17 الیکٹران تھے، ایک اور لے لیا، 18 ہو گئے۔ تو اس کے پروٹون تو 17 ہی تھے، لیکن الیکٹران جو ہے وہ اب 18 ہو گئے، 1 الیکٹران زیادہ ہو گیا، الیکٹران کے اوپر مائنس چارج ہوتا ہے، تو پھر کلورین کے اوپر کتنا آ جائے گا؟ -1 چارج آ جائے گا۔ تو یہ جو ہے اسی طرح اس کے کمپلیٹ ٹرانسفر ہو گئی، تو کمپلیٹ ٹرانسفر سے جو یہ سوڈیم اور کلورین آپس میں ملیں گے تو یہ بنا دیں گے جی کمپاؤنڈ جس کو کہتے ہیں سوڈیم کلورائڈ NaCl۔ تو کمپلیٹ ٹرانسفر سے جو ہوتا ہے یہ پہلے آئنز بنتے ہیں اور پھر آئنز جو ہیں وہ کمپاؤنڈ بنا دیتے ہیں، تو یہ جو کمپاؤنڈ بنتا ہے اس کو آئنک کمپاؤنڈ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے کمپاؤنڈ بنانے کا، جس میں کمپلیٹ ٹرانسفر نہیں ہوتی بلکہ کیا ہوتا ہے؟ شیئرنگ آف الیکٹران ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل ہم کاربن کو لے لیتے ہیں جی، کاربن کے پاس کتنے ہیں جی؟ اس کا اٹامک نمبر کتنا ہے؟ 6۔ فرسٹ شیل میں کتنے الیکٹران ہوتے ہیں جی؟ 2۔ سیکنڈ شیل میں کتنے آ گئے؟ 4۔ اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے 4 چاہیے، تو یہ ہائیڈروجن کو کتنے ہائیڈروجن؟ 4 ہائیڈروجن کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ بنا لیتا ہے، یہ 4 ہائیڈروجن لے لیتا ہے، تو جب یہ 4 ہائیڈروجن کے ساتھ کرے گا تو CH4 بنا دے گا، لیکن یہ کمپلیٹ ٹرانسفر نہیں ہوتی۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ یہ شیئرنگ کرتے ہیں۔ کاربن کے پاس 4 ہیں جی، یہ 1 2 3 4، اس کو لوئس اسٹرکچر کہتے ہیں، جو الیکٹرانوں کو ہم اس طرح ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اس کے آؤٹر موسٹ شیل میں 4 الیکٹران ہیں، اس کو 4 اور چاہیے، تو یہ ہائیڈروجن کے ساتھ یہاں پہ کر لیتا ہے، یہ اس کا ہائیڈروجن کا الیکٹران ہے، تو یہ ہائیڈروجن کے بھی 2 پورے ہو گئے، دونوں کا بھلا ہو جاتا ہے، 2 ہائیڈروجن کے پورے ہو گئے، یہاں پہ 1 ہائیڈروجن کا لیتا ہے، یہاں پہ بھی ہائیڈروجن کے بھی 2، ڈپلیٹ رول پورا ہو گیا، تو اس سے میوچل ان کا بینیفٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہائیڈروجن ہے، تو یہاں پہ ہائیڈروجن کے بھی 2 پورے ہو گئے، اور یہ جو سارے ہوتے ہیں یہ کاربن کے بھی جو ہیں وہ 8، یہ دیکھیں یہاں پہ کاربن کے بھی 8 پورے گئے۔ تو اس طرح جو شیئرنگ سے بنتا ہے اس کو کہتے ہیں کوویلنٹ بانڈ۔ کیا کہتے ہیں جی؟ کوویلنٹ بانڈ، اور یہ جو کمپاؤنڈ ہوتا ہے اس کو کوویلنٹ کمپاؤنڈ کہتے ہیں۔
8वें ग्रुप के अलावा जितने भी एलिमेंट्स के एटम्स हैं वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और आपस में रिलेशनशिप बनाते हैं, या तो कंप्लीट या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो लूज करने से या गेन करने से जो उनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है वो उनको आयन कहते हैं, और आयन के थ्रू जो कंपाउंड बनते हैं उनको आयनिक कंपाउंड कहते हैं। जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से करते हैं तो उसको कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। H2O जो है ये भी कोवेलेंट कंपाउंड की एग्जांपल है। तो कोवेलेंट कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। वो इसलिए कि हम जब भी ये होता है, ये डिस्क्रीट फॉर्म में इसके मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। जब पानी का एक ग्लास होगा तो उसमें पानी के जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वो डिस्क्रीट फॉर्म में होंगे, कि एक पानी के मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होगा, तो डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं। इसलिए उसको जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए जो होता है उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन जब बात आ जाती है ये आयनिक कंपाउंड की, तो आयनिक कंपाउंड में वो लेटेक्स स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल हमने आयनिक कंपाउंड यहाँ पे NaCl की एग्जांपल ली हुई है। तो NaCl क्या करता है कि ये जो है हर ये आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होता। तो ये आयन, सोडियम आयन जो है वो 6 क्लोराइड आयन से जो है वो सराउंडेड होता है, और क्लोरीन आयन जो होता है वो 6 सोडियम आयन से सराउंडेड होता है। तो इसके लिए फिर हम रेशो लेते हैं, जब हम इसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो आयंस की रेशो लेते हैं। तो ये आयंस की जो सिंपलेस्ट रेशो होती है उसको फार्मूला यूनिट कहते हैं। तो फार्मूला यूनिट का इस्तेमाल ये इसके लिए केमिकल फार्मूला यूज होता है, और इसके लिए जो यूज होता है वो क्या होता है जी, फार्मूला यूनिट। तो अब मेरा ख्याल है आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगी। तो हमारा आज का टॉपिक क्या था जी, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड फार्मूला यूनिट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट की जाती है और फार्मूला मास कैसे कैलकुलेट की जाती है। दोनों जो होते हैं वो तो इसका तरीका, जो कैलकुलेशन का तरीका होता है वो तो सेम होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर मास किसकी होती है, ये कोवेलेंट कंपाउंड की, जो इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। जब इसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे CH4 है, तो कार्बन के और हाइड्रोजन के जितने इनकी मास को जब हम टोटल कर दिया जाता है, यानी इनको ऐड कर लेते हैं, ये सम कर लेते हैं, तो इन दोनों का जो आता है उसको मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। लेकिन आयनिक कंपाउंड का जब हम करते हैं तो इसको फार्मूला मास कहते हैं। फार्मूला मास इसका आयनिक कंपाउंड के लिए जब हम इसको ऐड करेंगे, इसमें जितने आयन्स होंगे उनकी मासेस को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास फार्मूला मास आती है, और जब ये कोवेलेंट कंपाउंड में जब हम इसको करते हैं तो ये मॉलिक्यूलर मास आती है। खुश रहिए, खुशियां बांटिए। अल्लाह हाफिज।